अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असेंबली की 24 नशिस्तों के लिए आम इंतखाबात 7 जून को शेड्यूल हैं, जिसके लिए इंतखाबी मुहिम जलसे जुलूस और सियासी जोड़ तोड़ इस वक्त अपने उरूज पर है। मगर 2024 के आम इंतखाबात की तरह इस इलेक्शन में भी प्री पोल धांधली और खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन के अमल से बाहर रखने के इल्जामात लगना शुरू हो गए हैं। अहम बात यह कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी और MWM समेत मुत्तअद्दिद कौमी और मकामी सियासी जमातें अपने अपने प्लेटफॉर्म से इस इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। लेकिन पिछले इंतखाबात में गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने वाली तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन की तरह यहाँ भी पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेगी। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 23 नशिस्तों पर अपने उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत में मैदान में उतारा है और ये उम्मीदवार मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात के साथ इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने और उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में रुकावटें खड़ी किए जाने की शिकायत भी कर रहे हैं। जबकि आज और कल इस इंतखाबी मुहिम के दौरान ऐसे वाक़यात सामने आए हैं जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इंतजामिया और निगरां हुकूमत आमने सामने नजर आ रहे हैं। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुनैद अकबर को उनके साथियों समेत हिरासत में लेकर GB से बाहर निकालने के मामला सामने आया, जबकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर ने यह इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने जानबूझकर उनकी स्कर्दू की फ़्लाइट में रुकावटें खड़ी की ताकि वो इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ना ले सकें। असद कैसर ने अपने वीडियो में पैगाम में इल्ज़ाम लगाया कि वो स्कर्दू की परवाज़ पर सवार होने के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट जा रहे थे, लेकिन हुकूमत ने रुकावटें खड़ी करके रास्ता ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से उनकी स्कर्दू की फ़्लाइट मिस हो गई। इस हवाले से सामने आने वाली एक वीडियो में यह देखा जा सकता है कि असद कैसर पुलिस एहलकारों से कह रहे हैं कि उनकी वजह से बाकी मुसाफिरों को जलील ना किया जाए। अगर उन्हें रोकना मकसद है तो वो वैसे ही साइड पर हो जाते हैं। ये इब्दाद भी हमारी वजह से आप लोगों ने किया है, तो लोगों की क्यों आजाद देते हो? हम बस साइड पे खड़े हो जाएंगे ना, बस बताओ कि नहीं जाना। नहीं, मेरा मतलब ये है कि आम लोगों को तकलीफ है ना, मुसाफिर को मतलब है कि लोगों को तकलीफ ना, लोगों को जाने दो। हम तो आपके आदि, लेकिन बाकी गाड़ियों को छोड़ो ना, आपको तो तकलीफ ना दो, लोगों को छोड़ो, गाड़ियां जान दो जरा साल। असद कैसर हुकूमत पर फ्लाइट में रुकावटें डालने का इल्ज़ाम लगा रहे थे, जबकि दिलचस्प बात यह कि नून लीग के अपने रहनुमा ख्वाजा साद रफीक भी इसी परवाज़ से इंतखाबी मुहिम के लिए स्कर्दू जा रहे थे। वो भी रास्ते की रुकावटें की वजह से बर वक्त एयरपोर्ट नहीं पहुंच सके, जिस पर उन्होंने भी इंतजामिया पर शदीद तनकीद की है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ख्वाजा साद रफीक ने लिखा कि आज मुझे इंतखाबी मुहिम के लिए स्कर्दू जाना था। एयरपोर्ट के बाहर पहुंचकर देखा कि रावलपिंडी पुलिस ने एयरपोर्ट जाने वाली ट्रैफिक रोकी हुई है, जिसकी वजह से मुझ समेत 13 अफराद की स्कर्दू की फ़्लाइट मिस हो गई। बुजुर्ग, खवातीन और बच्चे समेत तमाम मुसाफिर शदीद गर्मी में ख्वार हो रहे थे। बेहिसी और नालायकी की भी हद होती है। अजराए करम दहशतगर्दी की इतला वाली कहानी सुनाने की कोशिश ना की जाए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बाहर रुकावटों के मामले पर एयरपोर्ट मैनेजर ने मौक़िफ़ अपनाया है कि एयरपोर्ट की हदूद के बाहर नाका लगाया गया, जो हमारे इल्म में नहीं है। जबकि इस्लामाबाद पुलिस ने बयान में कहा है कि एयरपोर्ट का इलाका रावलपिंडी पुलिस की हदूद में आता है। अहम बात यह कि इस वाक़े से पहले कल इंतखाबी मुहिम के लिए GB में मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर को भी इंतजामिया ने इलेक्शन रैली से वापसी पर दीगर साथियों के हमरा हिरासत में ले लिया था और फिर उन्हें GB से सूबा बदर कर दिया गया। जियो न्यूज़ के रिपोर्टर सादत अली मुजाहिद के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा जुनैद अकबर को ज़िला इंतजामिया ने गिज़र से गिलगित वापसी पर MNA सलीम उर रहमान, डॉक्टर अमजद और चीफ कोऑर्डिनेटर GB इलेक्शन नवाज शांगला के हमरा हिरासत में लिया और बाद में उन सबको गिलगित बदर कर दिया गया। इस मामले पर निगरान वजीर दाखिला GB साजिद अली बेग ने जियो न्यूज़ को बताया है कि जुनैद अकबर और उनके साथियों ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की थी। जुनैद अकबर बगैर इजाज़त और इतला जंगलोट पहुंचे और रैली से खिताब किया। जुनैद अकबर ने गिलगित में भी बिना इजाज़त रैली निकाली। जुनैद अकबर को NOC लेने का कहा गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद जुनैद अकबर ने X पर पोस्ट करते हुए सवाल उठाया कि उनसे कहा गया कि उनके पास NOC नहीं है। क्या GB पाकिस्तान का इलाका नहीं है और क्या अपने मुल्क में NOC की ज़रूरत होती है? उन्होंने एक और पोस्ट में अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा और नून लीग के रहनुमा इबादुल्लाह की हेलीकॉप्टर से उतरते हुए तस्वीर लगाकर इल्ज़ाम आयद किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जबकि नून लीग के वुज़रा और रहनुमाओं को निगरान हुकूमत प्रोटोकॉल दे रही है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने जुनैद अकबर को हिरासत में लेने के इकदाम की मजम्मत करते हुए कहा है कि इंतखाबात से कबल इलेक्शन मुहिम से रोकना धांधली के मुतरादिफ है। GB में भी सियासी स्पेस ना देने से जमहूरियत का नुकसान होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि GB में इलेक्शन मुहिम में मसरूरी इक़्तिदार पर काबिज जमातों को खुली छूट है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अवामी राब्ते की इजाज़त नहीं।
अवाम सच के साथ हैं, झूठ झूठ ही रहेगा। बहरहाल जीबी में 7 जून को होने वाले इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम अपने आखिरी हफ्ते में दाखिल हो चुकी है। बिलाल भुट्टो जरदारी और आसफा भुट्टो भी कल जीबी पहुंचकर इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। नून लीग की मकामी क़यादत के अलावा मरकजी रहनुमा भी इंतखाबी मुहिम चलाने में मसरूफ़ हैं, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का इल्ज़ाम लगा रही है। इन तमाम मामला पर हम बात करेंगे, नून लीग का मौक़िफ़ भी लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर। असद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। असद साहब, आप गिलगित बल्तिस्तान जाना चाह रहे थे, स्कर्दू की आपकी फ़्लाइट थी ताकि इलेक्शन वहाँ पे जो हो रहे हैं उसकी मुहिम में आप हिस्सा ले सकें, लेकिन आपको नहीं जाने दिया गया। इनफैक्ट जब आपको रोका गया तो उसमें बहुत सारे और मुसाफिर जो कि एयरपोर्ट जाना चाह रहे थे उनको भी रोका गया। कई लोगों की फ़्लाइट्स मिस हुई हैं, जिसमें PMLN के अपने जो है साद रफीक साहब भी मौजूद हैं। जरा बताइएगा कि मकसद जो है पूरी ट्रैफिक को रोकना यही था ताकि आप जो है स्कर्दू की फ्लाइट ना ले सकें, ये बात पंजाब पुलिस ने खुद आपको बताई? हाँ बिल्कुल, देखिए एक तो ये कि मुझे खुद कंफ्यूज था। मैं जब पहुंचा, मैं कोई आधा घंटे पहले पहुंचा था। मैंने कहा कि ऐसा ना हो कि कोई रास्ते में रुकावट आ जाए, तो तकरीबन घंटे हम उधर खड़े रहे हैं और ये बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग बेचारे पैदल चलते रहे। टेंशन थी सबको कि फ्लाइट लेट हो रही है। फिर जो है ना कोई 1 घंटे बाद ये आए DSP और वो SHO, उन्होंने कहा कि सर जी आप थोड़ा इस तरफ आए, तो उन्होंने कहा कि ये आपको इजाजत नहीं है और आप हमारे साथ थाने चले। मैंने कहा बस जहाँ लेके चलना है तो लेके चलो, लेकिन वो ट्रैफिक इतनी थी कि हम वहां से नहीं निकल सके। तो फिर उसने कहा कि हमारी मजबूरी, हम तो नहीं कुछ नहीं कह सकते, आपको पता है ऊपर से ऑर्डर है। यानी तो आपने देख लिया कि सिर्फ मेरी वजह से पूरी फ्लाइट जो है ना मुसाफिर को मुतासिर की गई, बहुत लोगों की फ्लाइट रह गई, लोगों को तकलीफ दी गई। इनके पास कोई अकल नहीं है, इनके पास कोई किसी का ख्याल और लिहाज भी नहीं है। ये इनको आवाम से वोट नहीं चाहिए, क्योंकि ये इस तरह के इलेक्शन करते हैं। जैसे अभी ये इलेक्शन जो है ना पीपल पार्टी और आपस में जलसे कर रहे हैं और ये कहते हैं इलेक्शन हम करेंगे। इस इलेक्शन से तो बेहतर है कि बस इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन का इस इलेक्शन को मानेगा कौन? इसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी? और ये इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड दे। मैं इलेक्शन कमीशन से आपके तवज्जुह से मुतालबा करूंगा, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा किया कि वो मेक श्योर करे कि जो हमारे कंसर्न को एड्रेस करे। अगर वो हमें इंसाफ नहीं दे सकता, हमारा लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे सकता, हमारा कानूनी हक में नहीं दे सकता, तो फिर उसके पास कोई हक नहीं है कि वो इस पोजीशन पर रहे, उसको फिर रिजाइन करना चाहिए। साहब, मेरी बात बड़ी हैरान कौन है, क्योंकि देखिए वैसे तो बिला जवाब किसी को रोकना नहीं चाहिए। अगर आप वहां पे जा रहे हैं और इलेक्शन मुहिम चलाना चाह रहे हैं, आज़ादी होनी चाहिए हर सियासी पार्टी को, हर सियासी वर्कर को, हर सियासी रहनुमा को। लेकिन जो तरीक़ेकार आप बता रहे हैं कि DSP ने खुद आके कहा कि आपको आगे जाने की इजाज़त नहीं है, यानी कि आप फ्लाइट नहीं ले सकते, और उसके लिए तमाम जो मुसाफिर एयरपोर्ट जाना चाह रहे थे, क्योंकि जो फुटेजेस हैं वो बड़ी खौफनाक किस्म की इस लिहाज से है कि एक लंबी कतार है और आपको पता है एक पैनिक सिचुएशन होती है जब भी लोग अपनी फ्लाइट चाहते हैं कि टाइम पे ले लें, फ्लाइट मिस ना हो जाए, तो उनको इतनी देर तक खड़ा रखना, ये सूरत हाल बड़ी अजीब है। अगर आपको रोकना ही होता तो कहीं आइसोलेशन में पहले ही रोक लेते, नहीं इजाजत देते, आपको बोर्ड ना करने देते उस वक्त फ्लाइट जब आप एयरपोर्ट पे जाते थे। कोई भी तरीका आजमाया जा सकता था, जिसका मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं, वो भी गलत होता, लेकिन पूरी आवाम को इस तरह करना, उनको अजियत में डालना, ये बात समझ नहीं आई। बहुत तजलील की है, मुझे खुद अफसोस है। और मैं समझ नहीं आ रही कि पंजाब पुलिस कैसे मुझे रोक रही है, किस कानून के तहत मुझे रोक रही है, इसके पास क्या अथॉरिटी थी कि मुझे रोके? मैं साबिका स्पीकर हूं, मैं नेशनल असेंबली का MNA हूं, मैं असेंबली में उठाऊंगा इस बात को, मैं बताऊंगा और मैं उसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन भी मूव करूंगा कि ये जिस तरह इन्होंने रवैया रखा है, किस कानून के तहत मेरे साथ ये रखे गए। मतलब ये है कि ये तो एक लाल, मतलब इस पर कोई कानून तो नहीं रहा, बनाना रिपब्लिक बन गया। मैं इसलिए पूछा हूं कि ऐसा तो नहीं था कोई सिक्योरिटी की सिचुएशन हो, कुछ और इशू हो जिसकी वजह से रोका और आपको ये लगाओ कि नहीं मेरी वजह से किया, ऐसा कोई सिचुएशन तो नहीं है? नहीं, वो वीडियो आप देख के ना, उसने मुझे घेरा, मुझे हिरासत में ले लिया। जब जहाज उठा और टेक ऑफ करे तो मुझे कहा कि फिर जाओ। मतलब मुझे तकरीबन 40 मिनट तक जो है ना उन्होंने अपने साथ रखा, हिरासत में रखा, और मुझे नहीं छोड़ रहे थे। सही। तो वीडियो आपके पास होगी, वीडियो आपको भेज देंगे। कल आपके जो सूबाई सदर हैं KP के जुनैद अकबर साहब, उनको भी जो है वो गिलगित बल्तिस्तान से बदर कर दिया गया और उनको कहा कि आप NOC लेके रैली नहीं निकाल रहे हैं यहाँ पर, और फिर उनको छोड़ तो दिया गया हिरासत में लेके उनको, फिर जब वो गए GB से निकल गए तो फिर उनको रिहा भी कर दिया गया। लेकिन मैसेज तो बड़ा क्लियर है कि चाहे GB के इलेक्शंस हों या जो आज़ाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने हैं, वहाँ पे ना तो PTI बतौर जमात इलेक्शन लड़ सकेगी, ना आपको मुहिम करने की इजाज़त होगी, ना इलेक्शन आप खुल के लड़ सकते हैं जैसे दूसरी जमातें लड़ रही हैं। तो मैसेज बड़ा क्लियर है कि हुकूमत और रियासत उसकी पॉलिसी आपके लिए तब्दील नहीं हुई है, तो क्या करेंगे फिर आप?
देखिए, ये हमारा मुल्क है, कोई हमें अपने कानूनी और आईनी हक से नहीं रोक सकता। ये किसी के बाप को किसी उसमें नहीं, विरासत में नहीं मिली है। ये हमें एक आईन और कानून के तहत जो है ना हमारी इस मुल्क में जिंदगी गुजारनी है। ये कोई बनाना रिपब्लिक तो नहीं है कि जो जिस तरह चाहेगा वो करेगा। हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे, हम स्ट्रगल करेंगे। हम बुनियादी तौर पर मुल्क में आईन और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। हम समझते हैं कि एक ऐसा मुल्क हो जिसमें तमाम शहरी के हुकूक बराबर हो। ऐसा किसी को इख्तियार नहीं है किसी को रोके, किसी को प्रमोट करे और एक इस किस्म का इलेक्शन करे, एक अरेंज इलेक्शन हो और सीटें बांटी जाए कि तुम्हारी इतनी सीटें उनकी उतनी सीटें। ये हक अवाम का है। अवाम ने किसको वोट देना है, कैसे वोट देना है, किस पार्टी की मंशूर को देना है। जब आप कहते हैं कि हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे और लोगों का हक है कि वो अपनी मनपसंद जमात को वोट करें, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मामला ये है कि आपके पास सियासी हिकमत अमली क्या है क्योंकि जैसे मैंने कहा 2024 के आम इंतखाबात थे, आप लोगों ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया, ईसीपी ने आपके दोनों इलेक्शंस को नल एंड वॉइड कर दिया। जो तीसरा इलेक्शन के बाद हुआ उस पर आप लोग भी लाहौर हाई कोर्ट गए हुए हैं और इलेक्शन कमीशन ने उस पर भी आपको उसको वेरीफाई नहीं किया अभी तक। दूसरी बात यह कि इस वक्त अगर आप कश्मीर में लड़ने जाते हैं, कहा जाता है कि वहां पे आपकी पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है, जीबी में रजिस्टर्ड नहीं है, इमरान खान से मुलाकात आप नहीं कर सकते, उनकी सेहत का अहवाल आप नहीं जान सकते। तो अगर ये आप सब नहीं कर सकते, अब बातों से तो कुछ नहीं होगा, कोई सियासी हिकमत अमली आपको लगता है तब्दील करने की जरूरत है? क्या क्या करेंगे, क्या ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं इस वक्त? देखिए, ऑप्शन बहुत होते हैं, ऑप्शन कोई एक नहीं होता। और जब आपको दीवार से लगाया जाता है तो इसके लिए हमारी मुख्तलिफ स्ट्रेटजी है, उस पर हम सोच रहे हैं। और सबसे अहम बात तो यह है कि इस वक्त जो मुल्क में माशी तौर पर ये मुल्क कोलैप्स होता जा रहा है और ये बजट इनसे पास नहीं होगा। इंशाल्लाह बजट में हम इसको टफ टाइम देंगे और इसके खिलाफ भरपूर तरीके से हमारी तैयारी है। दीगर जो हम पॉलिटिकल पार्टीज कोशिश कर रहे हैं कि यार आप ये हम ये नहीं कहते कि आप हमारे साथ हमारे एजेंडे पे आ जाओ। हमने पाकिस्तान के लिए सब इकट्ठा होना है। हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जो है जो जमहूरियत पे यकीन रखते हैं उन पॉलिटिकल पार्टीज को साथ मिलाना है। हमने काश्तकार तंजीम, मजदूर तंजीम और वकला तंजीमों सबके साथ जाना है और उसको बताना है कि पाकिस्तान में अगर आप समझते हैं कि जमहूरियत होनी चाहिए, पाकिस्तान में सही मानों में डेमोक्रेसी हो, तो पाकिस्तान में एक नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होनी चाहिए जिसमें हम वो पाकिस्तान बनाएं जो कि कायदे का पाकिस्तान था। तो हम अपनी जद्दोजहद के मुख्तलिफ तरीक़ेकार पे मशावरत कर रहे हैं और हमारा अलायंस भी है। हम अलायंस के जरिए भी एक्टिविटीज अरेंज कर रहे हैं, जलसे मुल्क के मुख्तलिफ सूबों में जलसे भी करेंगे और साथ साथ जितनी भी सिविल सोसाइटी है, समाजी तंजीमें हैं या पॉलिटिकल पार्टीज है दीगर अपोजिशन में। कल मेरी जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईम से भी बात हुई, आज सुबह मौलाना पदरमा से भी बात हुई है और हम कोशिश करेंगे कि एक बड़ा एक ऐसा अलायंस बनाए आवाम के साथ कि इस हुकूमत की जो गैर जमहूरी फैसले हैं या जो उनकी किरदार है उसके खिलाफ को लेकिन असद साहब, आप नहीं समझते ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है तो ये नाकामी आपकी है? क्योंकि आप कहते हैं फजल रहमान साहब से बात हुई, अगर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का फोरम बनता है तो JUIF उसमें शामिल नहीं होती, जमात इस्लामी उसमें शामिल नहीं होती। यानी कि बड़ी जमातें जो ऑपोजिशन की उनको भी अगर आप इकट्ठा ना कर सकें तो इसमें या तो आपकी सियासी हिकमत अमली ठीक नहीं है या जो आपने माजी में सियासत की है उसका आज खमियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है। तो दोनों सूरतों में PTI की ही वजह से क्या ये हो रहा है कि एक बड़ा अलायंस नहीं बन पा रहा है इस वक्त, आप ऑन बोर्ड नहीं ले पा रहे हैं तमाम जमातों को? देखिए, हमारी लाइन्स तो है, हमारे पास इस वक्त बलूचिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज यानी पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी या BNP जो कि बलूचिस्तान की बलोचों की बहुत बड़ी नुमाइंदगी करती है, सिंध में GDA के साथ हमारी एक बेहतरीन वर्किंग रिलेशन है और साथ हम मोबिलाइजेशन है हमारी साथ जो है ना। आप समझते हैं कि मुख्तलिफ मजहबी तबकों की भी नुमाइंदगी हमारे साथ है। तो हमारा अलायंस वैसे ही बड़ा अलायंस है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको हम मजीद बड़ा करें, इसमें मजीद लोगों को हम जो है एंटर करें और टाइम्स के साथ जो है ना वो टाइम आ गया है, वो आ गया है कि तमाम कौम को, तमाम जमहूरी कुव्वतों को इकट्ठा होना होगा। और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इसमें हम कामयाब होंगे, बल्कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं, हम जो लॉ फ्रेटर्निटी है, जो वकला की मुख्तलिफ तंजीमें हैं, जो काश्तकारों की तंजीमें हैं, जो मजदूरों की तंजीमें हैं, स्टूडेंट तंजीमें हैं, इन सबको इकट्ठा करना चाहते हैं। क्योंकि लेकिन असद साहब, माजरत के साथ ये बात आप बहुत अरसे से कर रहे हैं कि हम सबको इकट्ठा करेंगे, मजदूरों को, लॉयर्स को, वकला को, टीचर्स को, लेकिन हो नहीं पा रहा है ये।
देखो, ये मेहनत होती है ना, जद्दोजहद होती है, स्ट्रगल होती है, ये हो जाएगा। अब हालात ऐसे आए, ये जो अमेरिका और ईरान की इस खत्ते में जंग शुरू हो गई, जी। उसकी वजह से हमारी एक्टिविटी मुतासिर हुई और हमने समझा कि इस हालात में हम कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करेंगे तो लोग भी समझेंगे कि तुम सिर्फ अपनी बात करते हो, देखते नहीं हो कि कितना बड़ा वो है। और आपने देखा कि इसके लिए हमने कितनी कुर्बानी दी, हमारी जितनी भी नाराजगी थी, जितनी भी हमारे गिले शिकवे थे, हमने साइड पे रखी पाकिस्तान के खातिर, कि पाकिस्तान के खातिर अगर पाकिस्तान एक किरदार अदा कर रहा है तो हमने उसको अप्रिशिएट भी किया, उसके लिए अपनी सियासी एक्टिविटीज जैसे भी रोके। और आप देख रहे हैं कि इमरान खान के साथ इस वक्त जो रवैया रवा रखा जा रहा है कि इमरान खान जो है ना जेल में है और बीमार है, उसकी बुनियादी हुकूक नहीं दी जा रहे हैं। इसके बावजूद जो है ना हम अपना जद्दोजहद पाकिस्तान के खातिर अपने जाती जो वो है गिले शिकवे उसको पीछे रख के पाकिस्तान के खातिर हमने कुर्बानी दी है। तो इस वजह से हमने कोई एक्टिविटी स्लो डाउन की थी कि मामलात ऐसे थे कि उसमें हमारे अगर एक्टिविटी करते तो वो मुनासिब नहीं लगता। अच्छा असद साहब, एक ऑप्शन तो ऑब्वियसली ये होता है कि आप बातचीत करें हुकूमत से, और आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने ये कहा कि जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने हमसे अप्रोच किया, बातचीत की बात की, तो हमने उसका एक मुस्बत जवाब दिया, लेकिन उसके बाद से वहाँ से कोई पाया। तो इसका मतलब हुकूमत अब बातचीत करने में ऑपोजिशन से बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। और आप ठीक कह रहे हैं, ये सारी जंग में हम देख रहे हैं कि हुकूमत बड़ी एक्टिवली एक फॉरेन पॉलिसी अपनी उसमें अपना किरदार अदा कर रही है, लेकिन इंटरनली ऐसा नहीं लगता उनका कोई खास इंटरेस्ट है अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ से बातचीत करने का। शायद इलेक्शन के 6 महीने 8 महीने बाद तक वो थे, दिलचस्पी रखते थे, और उस वक्त कई मौकों पे ऐसा लगा कि आपने मौके ज़ाया किए। मुझे याद है कौमी असेंबली में जब आपके कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया था, रात गए अंधेरा करके, लाइटें बंद करके, तो उसके बाद जो एक मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ था वो आप लोगों ने ख़त्म कर दिया कि नहीं, ये किसी तरफ जा नहीं रहा है, कोई डायरेक्शन है नहीं इसकी। तो शायद उस वक्त मौके आपने ज़ाया किए, लेकिन अब हुकूमत की दिलचस्पी नहीं लगती। ठीक है, वो बिल्कुल ये समझता हूँ कि उनको मजे हैं, इनको एक 17 सीटों से जो है ना 100 सीटें प्लस मिली है, वो शिकस्त खुर्दा लोग हैं, उसके पास इख्तियार भी नहीं है। आप खुद समझते हैं इसमें कितने लोग हैं कि वो असेंबली में वो इलेक्शन जीत के इधर पार्लियामेंट में बैठे हैं, इनको क्या जरूरत है कि वो हमारे साथ बात करें। देखिए, हमने एक प्रिंसिपल, एक पॉलिसी अपनाई है, और हम समझते हैं कि मुल्क में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होने चाहिए। और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से हमारा मतलब ये है कि मुल्क में नए इंतखाबात हो, और नए इंतखाबात फ्री एंड फेयर हो, और इलेक्शन कमीशन वो इलेक्शन कमीशन हो जो सबका मुत्तफिका हो, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एतमाद हो कि ये इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन कर सकेगा। वो तब मुल्क आगे बढ़ सकेगा। जब मुल्क में कानून और आइन को रिस्पेक्ट नहीं होती, पार्लियामेंट की हैसियत नहीं होती, वहाँ जाली लोग बैठे होते हैं, और जो कानून साजी होती है, मैं आपको बताता हूँ, अभी जितनी कानून साजी हुई, एक कानून बताएगा जो आवाम की इंटरेस्ट के लिए हो, पब्लिक वेलफेयर के लिए हो। जितनी कानून साजी हो रही है वो कानून साजी आवाम से ताल्लुक नहीं रखती, क्योंकि वो वहाँ पार्लियामेंट में आवाम की नुमाइंदगी नहीं है। देखो, हमारे पास ऑप्शन बहुत है, मतलब ये हम देख रहे हैं कि नहीं हुआ तो फिर हम इस सिस्टम से निकल जाएंगे। हमारे पास कोई फिर रास्ता नहीं निकलेगा कि हम सिस्टम से निकल जाए, फिर ठीक है। सिस्टम से निकलने से क्या मुराद है असद कैसे साहब? देखिए, आप जो भी इससे मुराद ले सकते हैं, फिर शायद हम जो है ना इस सिस्टम का हिस्सा ही नहीं रहेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा स्पेस है हमें कानूनी और आईनी हक दिया जाए, हमें जो हमारा मतलब अवाम ने हमें मैंडेट दिया है, उस मैंडेट को रिस्पेक्ट किया जाए जी। अगर नहीं किया जाता और जुल्म जबर से, तो हम कोई भी डिसीजन ले सकते। लेकिन इससे अगर मुराद ये है कि आप कौमी असेंबली से, सेनेट से इस्तीफा दे देंगे या केपी असेंबली खत्म कर देंगे, तो ये तो आपने 2022 में भी किया था, उसके कोई अच्छे नताइज तो नहीं आया आपके पास, फायदा नहीं उल्टा नुकसान ही हुआ उससे भी। नहीं, वो मैं इस पे कंक्रीट बात, सिस्टम से निकलने के लिए मुख्तलिफ चीजें हो सकती, लेकिन मैं चूंकि इस वक्त हमारा कोई डिसीजन नहीं हुआ, लेकिन हम इस पे सीरियसली सोच रहे हैं कि जिस तरह निजाम चला रहे हैं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। असद कैसर साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद नून लीग के तलाल चौधरी हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले असद कैसर साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो हुकूमत पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सिर्फ उनको स्कर्दू जाने से रोकने के लिए पूरी ट्रैफिक को रोका गया, लोग परेशान थे, एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पा रहे थे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इल्ज़ाम भी लगा रही है कि जीबी इलेक्शंस में एक मरतबा फिर उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। इस पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है नून लीग के सीनियर रहनुमा और स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर तलाल चौधरी ने। तलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तलाल साहब, ये क्या मामला हुआ है इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जहां
असद कैसर साहब का ये कहना है कि मुझे रोकने के लिए मैं स्कर्दू की फ्लाइट ना ले सकूं, मैं जीबी में जाके इलेक्शन मुहिम ना चला सकूं, उसके लिए पूरी आवाम को आज ख्वार किया गया, उनको सड़क पे रोका गया और लंबी कतारें हमने देखी हैं विजुअल्स में। क्या हुआ है ये मामला? सिर्फ असद कैसर साहब को रोकने के लिए तमाम मुसाफिरों को जो है आज परेशान किया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे मुस्लिम लीग नून के गिलगित में इलेक्शन पे कोई सवाल उठे, क्योंकि इस वक्त गिलगित के इलेक्शन में हम आगे जा रहे हैं और हमें मुस्लिम लीग नून कंफर्टेबली एक मेजॉरिटी पार्टी के तौर पे वहां सामने आएगी और वहां कैंपेन 1 साल से करीब लोगों सब पार्टीज को पता है कि वहां इलेक्शन है। कोई आखिरी 7 दिन में 8 दिन में इलेक्शन तो शुरू नहीं हुआ, 7 जून को वहां इलेक्शन है और बिल्कुल करीब है। तो हम तो नहीं चाहेंगे ऐसा कोई सवाल उठे। और असद कैसर साहब को रोकने के लिए और भी बहुत सारे तरीके थे, लेकिन ये वाला जो सिक्योरिटी का इशू है, ये एक इंटरनेशनल टीम जो है वो पाकिस्तान में है इस वक्त, पिंडी में है इस वक्त। आज उसका मैच भी है, उसके लिए ट्विन सिटीज में ऑलरेडी हाई अलर्ट है, इस्लामाबाद और पिंडी में इस वक्त तकरीबन 7,500 लोग ड्यूटी दे रहे हैं। और इसी तरह इस्लामाबाद में भी हमने कुछ लोग पंजाब से भी मंगवाए हुए हैं जो कि वहां पर सिक्योरिटी ड्यूटी कर रहे हैं और उनकी तादाद भी तकरीबन इतनी है इस्लामाबाद पुलिस के अलावा। सो ट्विन सिटीज में सिक्योरिटी का जो इशू है वो की वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है। इस पे किसी को रोकना हमारा मकसद नहीं था। अच्छा तलाल साहब, ये बताइएगा कि अगर मैच होना है रावलपिंडी स्टेडियम में और टीम्स ठहरती हैं 5 स्टार होटल में जो कि रेड जोन के आसपास है, तो इसमें बिल्कुल एयरपोर्ट से पहले, जहां पे आप बोर्ड भी देख सकते हैं, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बोर्ड है और वहां पे एक लंबी कतार में ट्रैफिक जैम है। तो उस टीम की जिन्होंने इस्लामाबाद के रेड जोन से जाना है रावलपिंडी खेलने के लिए, उसके तो करीब करीब भी एयरपोर्ट नहीं आता। वहां क्या सिक्योरिटी कंसर्न पैदा हो गया कि पूरी आवाम को रोक दिया गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डोमेस्टिक फ्लाइट सी, इंटरनेशनल फ्लाइट सी, सब मुतासर हुए हैं। वहां क्या सिक्योरिटी का मामला था और टीम से क्या ताल्लुक है उसका? देखिए, सबसे पहली बात यह है, अगर किसी ने जहाज से ट्रेवल करना हो तो उसको रोकने के लिए ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं होती। उसको इमिग्रेशन या वहां पर जब आप बोर्ड होते हैं तो वो बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि आप आराम से किसी मुसाफिर को जहाज में बैठने से रोक सकते हैं। यहाँ पर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो कई दफा अटक के करीब या कई दफा गुजर खान या इस तरह की किसी भी इंफॉर्मेशन पे जो कि पिंडी की तरफ रास्ते जाते हैं या आते हैं, तो वहां पर ऐसी सूरत हाल हमें किसी इंफॉर्मेशन की बेस पर इस तरह की चेक पोस्ट और इस तरह की सिक्योरिटी चेकिंग जो है वो करनी पड़ती है। और इसके लिए हमने पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे कॉम्बिंग ऑपरेशन भी किए हैं मुख्तलिफ इलाकों में, जो कि करीब भी नहीं है पिंडी स्टेडियम से या किसी होटल से। तो ये इंफॉर्मेशन की बेस पे ये सारा सिक्योरिटी अरेंजमेंट और ये एक्टिविटी की गई। चलिए, ये तो जो कतार खड़ी हुई है गाड़ियों की, इसका तो एक ही डायरेक्शन और एक ही इसकी मंजिल थी, वो एयरपोर्ट। तो उसके बीच में भी आप कह रहे हैं कि कोई सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं या कॉम्बिंग ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन असद कैसर साहब से अभी हमने इंटरव्यू किया, वो ये कह रहे हैं कि मुझे डीएसपी ने बाद में साइड में बुलाया और कहा, मुझे दो टोक ये कि आपको हम जाने की इजाजत नहीं दे सकते, जिसपे उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा कि ठीक है, अगर मुझे ही हटाना है तो मैं साइड में हो जाता हूं, बाकी लोगों को तो ना परेशान करें। तो वो कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस ने मुझे कम्युनिकेट किया है कि आपकी वजह से ये रोका हुआ है, आप नहीं जा सकते स्कर्दू की फ्लाइट लेकर। देखिए, ये इस वक्त पीटीआई हेडलाइंस बनाना चाहती है और ये गिलगित के इलेक्शन में इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सके और अब हम इन्हें आखिरी 7 दिन में किसी ना किसी तरह मीडिया की तवज्जो और हेडलाइंस बनाने के लिए ये चीजों की जरूरत पड़ गई। आपने इससे पहले देखा है कि इनके कुछ रहनुमा जो थे वो स्कर्दू गिलगित गए हैं और वहां जाके उन्होंने ऐसी सूरत हाल पैदा की है जो कि पहले किसी पार्टी ने, किसी वहां इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार ने नहीं पैदा की, सिर्फ इसलिए कि किसी तरह मीडिया अटेंशन हासिल की जा सके, बताया जा सके और इलेक्शन जो आने वाला है उसके 1-2 दिन बाद फिर ये शोर मचाया जाए कि देखिए जी, ये धांधली है, हमें तो रोक लिया गया था और फिर ये हो गया।
तो ये नैरेटिव बिल्ड शुरू की जो इब्तदा की गई है उस पे जो कि गिलगित का रिजल्ट आने वाला है। सब जो आज फ्लाइट नहीं ले सके स्कर्दू की, उनमें साद रफीक साहब भी हैं। वो कह रहे हैं मेरे साथ 13 लोग और थे जो कि जाना चाह रहे थे स्कर्दू ताकि वो भी इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा लेते। अब उन्होंने इसके बाद ट्वीट किया, उन्होंने कहा हमें कोई वजह नहीं बताई गई कि ट्रैफिक क्यों ब्लॉक किया गया है, कोई इसकी माकूल वजह नहीं बताई गई। अगर सिक्योरिटी इशू था तो मेरे ख्याल से पुलिस वाले साद रफीक साहब को तो बता देते ना कि एक सिक्योरिटी कंसर्न है, लेकिन नहीं बताया गया। आगे वो ये लिखते हैं कि घंटों की खज्जल ख्वारी के बाद वापस लौट आए हैं, बेहिसी और नालायकी की भी कोई हद होती है। अजराए करम दहशतगर्दी की इतला वाली कहानी सुनाने की कोशिश ना की जाए। अब साद रफीक साहब आपके भी सीनियर हैं पार्टी में, वो कह रहे हैं ऐसी कोई स्टोरी ना सुनाएं जो आप इस वक्त प्रोग्राम में हमें सुना रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने ये बात इसलिए नहीं कही कि मैंने पहले भी कि भी असद कैसर को अगर रुके हैं तो इसी तरह साद रफीक साहब भी इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेना चाहते थे और भी लोग जाना चाहते थे, उनकी भी फ्लाइट मिस हुई है। मैं ये अर्ज कर दूं कि ईद से पहले जब टीम्स इधर थी तो मैं खुद अपने घर वापस जा रहा था। मैं बहुत सारी देर इसी तरह एक ट्रैफिक ब्लॉकेट में रहा हूं और ये देखिए, ये हालात के मुताबिक आप कोई भी हैं, ये आपको एक शहरी के तौर पर गवर्नमेंट से कोऑपरेट करना पड़ता है। नहीं, लेकिन वो अपनी हुकूमत पर शक क्यों करेंगे कि आप कोई सिक्योरिटी का या टेररिज्म का बहाना बना देंगे? शक क्यों करेंगे वो अपनी हुकूमत पर? मेरा ख्याल है कि बैनुल अक़वामी टीम आई हो और पाकिस्तान के मौजूदा हालात में क्या सिक्योरिटी की सूरत हाल में इतना हुकूमत को वरीड या कंसर्न नहीं होना चाहिए और एक फूंक फूंक पर पाँव नहीं रखने चाहिए और एक एक चीज को देखभाल नहीं करनी चाहिए। मुझे ये बताइए कि नहीं, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल मैं 100% सपोर्ट करता हूं। मैं कह रहा हूं वो क्यों शक कर रहे हैं अपनी हुकूमत पर? नहीं, मुझे ये बताइए कि क्या एक इंटरनेशनल टीम अगर उसके होते हुए ऐसा कोई इवेंट हो जाए तो पाकिस्तान का इमेज वो कहां जाएगा? तो मेरा ख्याल है सबको कोऑपरेट करना चाहिए। किसी को हम कोई कहानी नहीं सुना रहे, एक जिम्मेदार पोजीशन पे आज की सूरत हाल में मैं जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं कि सिक्योरिटी की सूरत हाल की वजह से, क्रिकेट टीम की वजह से ये सूरत हाल पिछले चंद रोज से ट्विन सिटीज में इस्लामाबाद पिंडी में है और अगले कुछ दिन इसी तरह चलेगी। लेकिन ये बताइएगा तलाल साहब कि ये जो आज मामला हुआ है और जो कल मामला हुआ जुनैद अकबर का, उसके बेसिस पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि आप लोग कहते हैं कि 4 साल से हमारी हुकूमत है ना, पीडीएम हुकूमत मिला ले, वो कहते हैं 4 साल में आपने दावे किए कि मईशत डिफॉल्ट हो रही थी, हमने मईशत में इस्तेकाम लेकर आ गए। हमारी फॉरेन पॉलिसी देखे पाकिस्तान की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। आप कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को एक स्टेबल मुल्क बना दिया है, लेकिन आपके ऊपर इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं, वो बात ये कर रहे हैं कि अगर इतना सब कुछ कर लिया है तो फिर भी क्या एक पार्टी को दोबारा सिंबल नहीं दिया जाएगा? ना कश्मीर में, ना जीबी में उस पार्टी को ना सिंबल दिया गया, ना पार्टी रजिस्टर करवाई गई, ना पार्टी को इलेक्शन कैंपेन करवाने की इजाजत दी जा रही है। जुनैद अकबर साहब को कल जीबी से बदर कर दिया गया कि आप यहां पे रह ही नहीं सकते। तो अगर आप कह रहे हैं कि हम इतने मकबूल हैं और इतना हमारा वहां पे आप श्योर हैं कि आपको एक कन्विंसिंगली मेजॉरिटी मिल जाएगी, तो फिर ये करने की जरूरत क्या है? देखिए, तकरीबन 1 साल से वहाँ इलेक्शन की मुहिम शुरू है और पिछले 3 महीने से तो इलेक्शन की मुहिम अरूज पे रहा। आधी दर्जन ऐसी पार्टियां हैं जिसमें जेयूआईएफ है, पीपल्स पार्टी है, एमडब्ल्यूएम है, जिसमें बहुत और कई मजहबी और सियासी पार्टीज हैं जो कि इसमें हिस्सा ले रही हैं। सैकड़ों हजारों रैलियां और एक्टिविटीज वहां चल रही हैं और उसके लिए एक इलेक्शन कमीशन ने वहां के एक तरीकाकार बनाया है कि पहले एनओसी लेना पड़ता है, उसके बाद आप पहले इंटीमेट करते हैं, एनओसी लेते हैं, एक्टिविटी करते हैं। जहां एनओसी के बगैर कोई एक्टिविटी होती है उसको इलेक्शन कमीशन रोकता है और ये इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर ऐसी एक्टिविटी में जहां जुनैद अकबर साहब बगैर एनओसी के कर रहे थे। और मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, ये जानबूझ के अब पिंडी की सिक्योरिटी की जो वजूहात हैं चेकिंग की, उसको भी स्कर्दू से जोड़ दें, उसके बाद वहां एक बंदे को वहां उससे बाहर निकाला गया, उसको भी इलेक्शन से जोड़ दें। क्यों ये आखिरी 7 दिनों में इलेक्शन क्यों याद आया? आखिरी 7 दिनों में ही आपको सब कुछ क्यों के आपको अब नजर आ रहा है? लेकिन तलाल साहब लाइमलाइट में वो आ रहे हैं, लाइमलाइट में आप लेकर आ रहे हैं, क्योंकि फ्रैंकली लोगों को नहीं पता था कि जीबी में क्या एक्टिविटी कर रहे हैं जुनैद अकबर साहब। जब तक उनको हिरासत में लेकर सुबह बदर नहीं किया गया, हमें किसी को नहीं पता था कि स्कर्दू जा रहे हैं असद कैसर साहब। जब तक उनको इस तरीके से रोका नहीं गया जो वो कह रहे हैं कि मुझे रोका गया, तो वो अपने आप को हाईलाइट करना चाह रहे हैं या आप उनको हाईलाइट करके उनको प्रमोट करना चाह रहे हैं? देखिए, वो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए ऐसी कोई ना कोई हरकत करना चाह रहे हैं कि
वो हाईलाइट हो सके और मीडिया अटेंशन का बायस बन सके। वो रूटीन की चीज तो खबर नहीं बनती ना जी। खबर तो बनती है जो कि इस तरह की। और इसमें मुझे ये बताइए कि वहां दर्जनों, मैं आपको आधी दर्जन से जायद पार्टी और कई सैकड़ों रैलियां, जलसे बता सकता हूं जो कि एनओसी, जो कि एक तरीकाकार से हुए, किसी ने कोई शिकायत नहीं की। अचानक से आखिरी 7 दिन में शिकायत पैदा हो गई है। क्यों पैदा हुई है? क्योंकि नजर आ रहा है कि रिजल्ट गिलगित का मुस्लिम लीग नून के हक में जा रहा है जी। और बड़ा कंफर्टेबली वहां से हम इलेक्शन जीतने जा रहे हैं। हम भी नहीं चाहेंगे कि ऐसी कोई हेडलाइन बने, लेकिन इन्हें हेडलाइन बनाने की इजाजत, इन्हें तरीका आता है, ये उसके माहिर है, मैं तस्लीम करता हूं। 35 पंचर आपको याद होगा, आपको इसी तरह के बहुत सारे और इल्जामात, वो एक अफजल खान आ गया था, फिर इसी तरह और कई ऐसी शोबदाबाजियां इन्हें याद आ। लेकिन आखिर में क्योंकि इन्होंने ऑन ग्राउंड जो हालात है उनको किसी ना किसी तरह ऐसा माहौल बनाना है कि ताकि लोगों को असलियत की बजाय अपने नैरेटिव की तरफ कायल कर सके। कोई ऐसी बात नहीं है, हमें किसी को रोकने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर एक को कानून की पाबंदी का कोई लेकिन तरीका तलाल साहब, आना ऑन चाहिए ग्राउंड ना तो वही जी। सिचुएशन में नजर आ रही है जो कि 2024 के आम इंतखाबात में नजर आ रही थी। उस वक्त भी आप दावे कर रहे थे कि हम जीतेंगे और उसके बाद आप लार्जेस्ट पार्टी बनकर नहीं आए। मैं अभी कोई बात नहीं कर रहा हूं धांधी वांधी की, मैं वैसे ही कह रहा हूं कि जो नतीजा आया उसके मुताबिक भी पीटीआई ने आपसे ज्यादा सीटें ली थी। लेकिन माहौल तो बिल्कुल वही है। अगर आप कहते हैं एनओसी नहीं लिया, हो सकता है उनकी गलती, और ये जुनैद अकबर साहब ने कहा है कि मैं क्यों एनओसी लूं, तो उनको लेना चाहिए था। अगर ये लाजमी कवानीन का हिस्सा है, उनको बिल्कुल लेना चाहिए था। लेकिन ये हेडलाइन उन्होंने खुद तो नहीं बनाई ना कि ना उनकी पार्टी कश्मीर में रजिस्टर होती है, ना जीबी में होती है, ना उनको सिंबल मिलता है। वो एक और पार्टी बनाना चाहते हैं जीबी में, डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके साथ अलायंस करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन वहां पे उसकी भी इजाजत नहीं देता। उस पार्टी को भी सस्पेंड कर दिया जाता है लास्ट मोमेंट पे, और जब डेडलाइन खत्म हो जाती है तो फिर उसको दोबारा बहाल भी कर दिया जाता है। नतीजा ये होता है कि पीटीआई के लोग जो इस जीबी डेमोक्रेटिक पार्टी के जरिए इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, उसकी भी इजाजत नहीं होती उनको। आरओ कहता है आपने अलायंस डिक्लेयर नहीं किया। तो ये सब एक ही पार्टी के साथ होना महज इत्तेफाक तो नहीं है। ये तो ये शो करता है कि रियासत की पॉलिसी जो है और आपकी हुकूमत की पॉलिसी पीटीआई के लिए नहीं बदली है। उनके लिए सियासी स्पेस नहीं है, उनको सियासी स्पेस बतौर पीटीआई नहीं दी जाएगी। एक अनअनाउंस्ड उनके ऊपर बैन है और वो रहेगा, ये नजर आ रहा है। तो मेरा ख्याल है कि आप अगर जरा थोड़ा माजी देखें तो इन्हें लाडलेपन की आदत थी। इनके लिए लोगों के पार्टियों के सिंबल छीने गए, उनके डिस्क्वालिफिकेशंस की गई, लोगों के काल कोठरियों जेलों में बंद किया गया। उसके बाद अपने लाडले को माहौल बनाने के लिए और उसको लाने के लिए एक माहौल बनाने के हर काम किया गया। इनकी वो डिस्क्वालिफिकेशन, यानी इनके ऐसे फॉरेन फंडिंग का केस 8 साल उस पे स्टे रहा। उसके बाद इनकी वो बेटी वाला मामला, अगर किसी और का इस तरह कोई बेटा बेटी निकल आए तो वो तो आधे मिनट में डिस्क्वालीफाई हो जाता है, उसको किसी ने नहीं छेड़ा। फिर उसके बाद इसी तरह के बेशुमार ऐसी चीजें हैं जो कि इन्होंने कानून की पाबंदी नहीं की, लेकिन क्योंकि इन्हें एक सहूलत हासिल थी, अब उन्हें ये सहूलत नहीं है। अब कानून को के लिए उन्हें चीजें पूरी करना पड़ती हैं। पार्टी का क्या कानून है, उसकी क्या क्या प्री क्वालिफिकेशन की तरीका है। अब क्योंकि इनको चुभती है, अब इन्हें ये कानून का सामना करना पड़ रहा है बगैर सहूलतकारों के। गुड टू सी यू नहीं है। अब जो लेकर जो सारा प्लान बनाता था, लाते थे, वो खुद आज एहतसाब के शिकंजे में अपना केस भुगत रहे हैं। तो गुजारिश ये है कि अगर एक आम पार्टी के तौर पे जो हर एक को मुश्किलात दरपेश आती है वो इनके सामने है, तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है। बाकी रियासत की पॉलिसी सियासत के लिए बिल्कुल ठीक है। किसी किस्म का इंतशार, दहशतगर्दी या इंतशारी पार्टी को इजाजत नहीं हो सकती। सियासी पार्टी लेकिन तलाल साहब, फिर कल को कोई और बैठ के भी ये कह रहा होगा ना, जैसे आज कह रहे हैं कि उनको लाडला बनने की आदत थी, कल ये कह रहे होंगे कि देखें नून लीग को लाडला बनने की आदत थी और इसीलिए उनके लिए सब कुछ हो रहा था। क्योंकि आज इल्जाम तो यही लग रहा है ना कि देखें, आप बेशक कहें कि हमने नहीं किया, जीबी इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया, लेकिन लोग तो यही बातें करेंगे ना कि आपकी सहूलतकारी करने के लिए सब कुछ हो रहा है। शहजाद साहब, गुजारिश ये है कि क्या गिलगित में और आजाद कश्मीर में मुझे कोई एक दफा बता दें कि जिसमें फेडरल गवर्नमेंट किसी की हो और वो इलेक्शन हार गया हो। नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, मुझे ये बता दें वहां का मूड माहौल जो है वो आपको पता है। आप मुझे मरियम साहबा के लास्ट टाइम के जलसे दिखा दें और उसकी गिनती कर लें, उसके बाद रिजल्ट आए तो मैं आप बताएं तो फिर देखिए ना, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो मेरा ख्याल है कि ओवरऑल भी लोग समझते हैं कि गिलगित में ना सिर्फ ये बात ज़ेरे बहस है कि हमें गिलगित ने दिया, किसने क्या दिया है,
माजी में मियां नवाज शरीफ की हुकूमत में पीएससीपी में डेवलपमेंट के फंड वो कई दफा तमाम सूबों से आगे गिलगित को मिलते थे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हुए हैं। लोग समझते हैं कि डेवलपमेंट अगर गिलगित में हुई है तो वो पीएमएलएन ने की है। पीएमएलएन फेडरल गवर्नमेंट भी है, यकीनन बहुत कुछ और भी दे सकती है। तो वहां पर रवायतन भी और कारकर्दगी के तौर पे भी मुस्लिम लीग नून की जीत नजर आ रही है। और अगर वो बाय इलेक्शन जो कि ये केपी में हार गए हैं, जहां इनकी अपनी हुकूमत है, उसके बाद ये किसी और जगह इल्जाम लगाने के काबिल नहीं रहे। सही। वैसे आमतौर पे ये देखा गया है कि जिसकी हुकूमत होती है मरकज में, उनकी आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित में भी हुकूमत बन जाती है। पीपल्स पार्टी आपके इत्तेहादी में इल्जाम लगा रहे हैं। 18 मई को उन्होंने कहा है कि नून लीग जो है उसके हक में धांधली हो रही है, यानी कि आपके इत्तेहादी भी आप इल्जाम लगा रहे हैं, सिर्फ पीटीआई नहीं है। देखिए, हर पार्टी का हक है कि वो किसी बात पे एतराज उठा सके, लेकिन मुझे गुजारिश है कि इस तरह के सिंध में भी बड़े एतराजात हैं, बहुत सारी पार्टियों को एतराजात हैं, तो पार्टियां एक दूसरे पे कोई ना कोई बात करती हैं। हम कोई एक पार्टी नहीं है, हम नजरियाती तौर पे अलग-अलग है। यकीनन हुकूमत में एक हुकूमत के खास एग्रीमेंट के तहत हैं, बाकी हमारा नजरिया, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू, हमारे देखने का एंगल बिल्कुल फर्क है एक दूसरे से। बहुत बहुत शुक्रिया तलाल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ईरान और अमेरिका 40 दिन की जंग और तकरीबन 7 हफ्ते पर मुही जंग बंदी के बाद अब एक हतमी मुआहदे की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं, मगर दोनों ममालिक के दरमियान हतमी मुआहदे के नुकात पर अभी तक गैर यकीनी बरकरार है और दोनों जानिब से मुफाहमती याददाश्त के मतन को लेकर मुतजाद दावे सामने आ रहे हैं। कल ईरान और अमेरिका के दरमियान हतमी मुआहदे तय पाने के इम्कानात उस वक्त ज्यादा रोशन हो गए जब अमेरिकी सदर ट्रंप ने खुद आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान किया था और सिचुएशन रूम की मीटिंग में मुआहदे से मुतल्लिक बड़ा फैसला करने का इंदिया भी दिया था। मगर तवक्कुआत के बरक्स सिचुएशन रूम मीटिंग कल बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गई और अब ईरानी मीडिया की जानिब से ये खबरें सामने आ रही हैं कि सदर ट्रंप के आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करने के ऐलान के बावजूद अमरीकी बहरिया अभी तक बहरी जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त देने से इनकार कर रही है। यानी अमरीका ईरान डील से मुतल्लिक मुस्बत खबरें और बयान तो सामने आ रहे हैं, मगर अमली इक़दाम को देखते हुए कहा जा सकता है कि स्टेटस को अब भी बरकरार है। अहम बात यह कि इस मीटिंग से पहले अमरीकी सदर ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी का ऐलान किया था और ईरान से भी आबनाए हुर्मुज़ खोलने का मुतालबा किया था। सदर ट्रंप ने लिखा कि ईरान को इस बात पर इत्तफाक करना होगा कि वो कभी भी जोरी हथियार या बम हासिल नहीं करेगा। आबनाए हुर्मुज़ फौरी तौर पर खोलना होगा और ईरान बाकी बची बारूदी सुरंगों को फौरी तौर पर हटाएगा या तबाह करेगा। अमरीकी बहरी नाकाबंदी ख़त्म कर दी जाएगी और अफजोदा जोरी मवाद जो गुज़िश्ता बरस अमरीकी हमले के नतीजे में ज़ेर ज़मीन दब गया था, उसे अमरीका निकालेगा और मुकम्मल तबाह कर दिया जाएगा। सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान को ताहुक्म सानी किसी किस्म की माली अदायगी भी नहीं की जाएगी। मगर सिचुएशन रूम मीटिंग के बाद अभी तक अमरीकी सदर की जानिब से इस बारे में कोई बयान सामने नहीं आया है। इसके अलावा अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने भी जुमेरात को ईरान से मुआहदे के करीब पहुंचने का इशारा देते हुए कहा था कि ईरान अमरीका के साथ मुआहदा करना चाहता है। जंग बंदी में तौसी के मुआहदे पर काफ़ी पेशरफ्त हुई है, दोनों ममालिक मुआहदे के बहुत करीब हैं। अब एक तरफ सदर ट्रंप समेत ट्रंप इंतजामिया इस बात का इंदिया दे रही है कि ईरान के साथ मुआहदे पर बातचीत फैसला कुन मराहल में दाखिल हो चुकी है, मगर अमरीका और ईरान के दरमियान अभी तक 3 ऐसे बुनियादी मामलात हैं जिन पर बज़ाहिर डेडलॉक बरकरार है और दोनों जानिब से इन नुकात पर मुतजाद दावे सामने आ रहे हैं। सबसे अहम मामला ईरान का जौहरी प्रोग्राम है। सदर ट्रंप अब मुसलसल ईरान के जौहरी प्रोग्राम को अपनी रेड लाइन करार दे रहे हैं। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक मुजवजा MOU में यह लिखा है कि ईरान ने जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात करने पर हामी भर ली है, जबकि इसी खबर में अमरीकी ओहदेदारों के हवाले से यह दावा भी किया गया है कि ईरान ने अफजूदा यूरेनियम ईरान से बाहर निकालने की वर्बल कमिटमेंट्स करवा दी हैं। मगर दूसरी तरफ ईरान ने जौहरी प्रोग्राम पर किसी भी किस्म के मुज़ाकरात की तरदीद कर दी है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने ईरानी मीडिया से बात करते हुए कहा है कि इस वक्त हमारी तवज्जो जंग के खात्मे पर है, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहा। जबकि ईरान की नीम सरकारी एजेंसी फार्स ने ईरानी ज़राए के हवाले से लिखा है कि अमरीका के साथ MOU में ईरान के जौहरी मवाद को तबाह करने से मुतल्लिक कोई शेक शामिल नहीं है। अमरीका और ईरान के दरमियान बज़ाहिर डेडलॉक की दूसरी बड़ी वजह आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने से मुतल्लिक है। अमरीकी सदर ने ईरान से बगैर किसी फीस या टोल निज़ाम के आबनाए हुर्मुज़ खोलने का मुतालबा किया है, मगर ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने यह वाज़ेह कर दिया है कि आबनाए हुर्मुज़ के इंतज़ाम का फ़ैसला ईरान और ओमान करेंगे। जबकि फ़ार्स न्यूज़ एजेंसी ने
लिखा है कि ईरान अमरीकी नाकाबंदी खत्म होने के बाद आबनार हुर्मुज़ को अपनी तयशुदा शराइत के मुताबिक दोबारा खोलेगा। ट्रंप का यह दावा मुआहदे में शामिल ही नहीं है कि ईरान बगैर किसी फीस के आबनार हुर्मुज़ खोलने का पाबंद है। तीसरा मामला ईरान के मुंजमद फंड्स बहाल करने से मुतल्लिक है। अमरीकी सदर ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में ईरान के मुंजमद असासों की बहाली से मुतल्लिक लिखा था कि ईरान को ताहुक्म सानी किसी किस्म की माली अदायगी नहीं की जाएगी, मगर ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक एमओयू में ईरान के मुंजमद असासों में से फौरी तौर पे 12 अरब डॉलर की अदायगी शामिल है। इसी तरह अमरीकी सदर ने ईरान के साथ मुमकिन मुआहदे में लबनान में जंग बंदी का कोई जिक्र नहीं किया था, मगर ईरान के मुताबिक एमओयू में लबनान में मुकम्मल जंग बंदी का मामला भी शामिल है। इसलिए अब देखना होगा कि फरीकैन के दरमियान जिस एमओयू पर बातचीत जारी है उसका हतमी मुसवदा कब सामने आता है और कब फरीकैन इस मुआहदे का ऐलान करते हैं। दूसरी तरफ अमरीकी सदर की सिचुएशन रूम मीटिंग से कुछ देर पहले पाकिस्तान के वजीर खारजा और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की अहम मुलाकात हुई थी, जिसके बाद अमरीकी वजारत खारजा ने अपने एलामिया में मशरिक़ वस्ता में अमन को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के किरदार पर शुक्रिया अदा किया। जबकि आज अमरीकी वजीर दिफा पीट हेग्सेथ ने भी पाकिस्तान के बतौर सालिस किरदार की भी खुलकर तारीफ की। अहम बात यह कि कुछ रोज़ पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गैर मुतवक्किल तौर पर ईरान से मुआहदे को इब्राहिमी मुआहदे से जोड़ते हुए मुतालबा किया था कि ईरान से मुआहदे से पहले ज़रूरी है कि मुस्लिम ममालिक इसराइल से सिफारती ताल्लुकात कायम करें, जिसके बाद कई कियासराएं शुरू हो गई और ये सवालात भी उठना शुरू हो गए कि पाकिस्तान का इस पर क्या रद्द-ए-अमल होगा। मगर कल पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने पाकिस्तान के इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होने से मुतल्लिक कियासराइयों की तरदीद करते हुए वाज़ेह किया कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। जब तक इसराइल फ़लस्तीन को तस्लीम नहीं करता तब तक पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई लचक नहीं आएगी। उसमें हमने काफी जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि जी पाकिस्तान को कह दिया कि वॉर का हिस्सा बनने इस तरह की चीजें, तो ये वेरी क्लियर है कि पाकिस्तान की कंसिस्टेंट पॉलिसी है कि पाकिस्तान जब तक फलस्तीन रिकग्नाइज नहीं होता और फलस्तीन जो है वो प्री 1967 बॉर्डर्स और उसके साथ शरीफ इट्स कैपिटल, तो ये पाकिस्तान की स्टेट रिफॉर्म पॉलिसी है, गवर्नमेंट आफ्टर गवर्नमेंट एंड ईयर आफ्टर ईयर, उसमें कोई लचक नहीं। इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार कामरान यूसुफ ने। कामरान, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। कामरान, पिछले हफ्ते जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपना दौरा मुकम्मल किया था ईरान का और पाकिस्तान वापस आ रहे थे, तो ये एक उम्मीद थी कि शायद उसी रात कोई ना कोई अग्रीमेंट हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एक MOU पर अग्रीमेंट हो चुका था और अमरीका के उस पर अप्रूवल की ज़रूरत थी। लेकिन उसके बाद से हम देख रहे हैं कि अभी तक कोई इत्तेफाक राय नहीं हुआ है अमरीका और ईरान के दरमियान। इनफैक्ट नई नई बातें सामने आ रही हैं। कल भी जो ट्वीट किया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, उसमें उन्होंने एक तो ये कहा है कि जो न्यूक्लियर डस्ट है यानी कि इनरिच्ड यूरेनियम है उसको अमेरिका निकालेगा और ईरान इस पर राजी है। दूसरा फिर उन्होंने ये कहा कि कोई टोल जो है वो नहीं चार्ज किया जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे, लेकिन ईरान कहता है कि ऐसा होगा नहीं। इसके अलावा जो फ्रीज एसेट्स हैं उस पर भी ईरान ने कहा है कि $12 बिलियन हमें मिलने चाहिए, जबकि अमेरिका कहता है कि कोई एक्सचेंज ऑफ मनी नहीं होगा। तो क्या अभी भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं या सिर्फ ये पब्लिक बयानात जो है उसमें हमें ज़्यादा डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल में डिफरेंसेस तो बिल्कुल अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन आई थिंक इस सारे प्रोसेस को मुझे लगता है कि अमेरिकी सदर ट्रंप जो हैं उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा इसको मिस हैंडल किया जा रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल ने जो दौरा किया था ईरान का, और उसके बाद जो बयानात तेहरान की तरफ से, वाशिंगटन की तरफ से भी आए, और फिर अमेरिकी सदर ट्रंप ने जो मुस्लिम ममालिक, अरब ममालिक के आम रहनुमात हैं उनके साथ एक कॉन्फ्रेंस कॉल भी की, और जिसके बाद ये लगा कि शायद उनको एतमाद में लेने के बाद किसी भी वक्त इस डील को अनाउंस किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने बयानात बदलना शुरू कर दिए कि उन्हें कुछ जल्दी नहीं है ये डील करने में, और फिर कुछ ड्राफ्ट भी इसके हवाले से गर्दिश करते रहे। तो मेरा ख्याल है कि ओवरऑल जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, आई थिंक 95% जो काम है वो तो मुकम्मल हो चुका है। जो 5% का इशू है उसमें एक तो खुद अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस ने भी कहा है, मार्को रूबियो ने भी उसकी तरफ इशारा किया कि एक तो लैंग्वेज का है कि वो जो MOU है उसके अंदर किस तरह की जो लैंग्वेज है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि एक ईरान का मौकफ है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को रीओपन करने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन साथ ही शायद उस MOU के अंदर वो इस तरह की लैंग्वेज या इस तरह का जो सेंटेंस है वो इंक्लूड करना कि जिससे जो ईरान की सॉवरेंटी है ओवर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उसको मान लिया जाए। ऑन द अदर हैंड जो अमेरिका है उसका ये ख्याल है कि बेशक अगले मरहले में न्यूक्लियर इश्यूज के ऊपर बातचीत हो, लेकिन इस MOU के अंदर एक क्लियर जो डिक्लेरेशन है
जो ईरान की इंटेंशन है रिगार्डिंग खास करके एनरिच्ड यूरेनियम की आपने बात की, उसके हवाले से भी बड़ा एक्सप्लिसिटली एक स्टेटमेंट जो है वो सामने आना चाहिए। तो ओवरऑल आई थिंक अभी भी वाइल दोनों तरफ से जो भी बयानात आ रहे हैं, मैसेजेस अभी भी एक्सचेंज हो रहे हैं, जो डील की मुमकिना कोशिश हो रही है वो अभी भी अपनी जगह पे बरकरार है। लेकिन लगता ये है कि शायद अमेरिकी सदर ट्रंप जो हैं जब भी किसी एक नुक्ते के ऊपर वो इत्तेफाक करते हैं, जी। कल भी जैसे उन्होंने मीटिंग चेयर की सिचुएशन रूम के अंदर, तो शायद अभी भी वो ये फैसला नहीं कर पा रहे कि अगर इस तरह की कोई डील या एमओयू अभी वो साइन करते हैं तो क्या पब्लिकली उसको वो सेल कर पाएंगे अपनी आवाम के अंदर, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि 2015 में जो ओबामा के दौर में डील हुई थी उससे कहीं ज्यादा बेहतर होगी। तो शायद ये भी एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि दोनों जो फरीकैन है वो ये चाहते हैं कि कोई भी अगर डील हो, बेशक वो इब्तदाई डील हो, वो ऐसे लगे कि दोनों की उसमें जीत हुई है। ये भी वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग है, उन्होंने अपने कल वाले जो पैगाम था ट्रूथ सोशल पे उसमें आखिर में ये कहा था अब मैं जा रहा हूँ सिचुएशन रूम मीटिंग में, और मीटिंग का फिर अब तो खबरें यही है कि कोई नतीजा एज सच नहीं निकला है। तो पहले उन्होंने ट्वीट कर दिया कि हम ब्लॉकेट खत्म कर रहे हैं और बाद में जो है वो मीटिंग में गए सिचुएशन रूम में। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं कामरान साहब, उसमें आप कह रहे हैं कि काफ़ी पेशरफ्त हुई है, आप समझते हैं कि 95% मामला तय हैं, लैंग्वेज का इशू है। लेकिन जो इशूज़ कल हमने डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट में देखे हैं, जो उन्होंने हाईलाइट किए हैं, और उस पर ईरान का मौक़िफ़ देखे तो ऐसा लगता है कुछ चीज़ों पे अभी भी इत्तेफाक नहीं है। ईरान चाहता है कि हम टोल लेंगे या कोई सर्विस फी लेंगे, अमेरिका इस पर इनकारी है। ईरान कह रहा है कि 30 दिन बाद 60 दिन बाद बातचीत होगी न्यूक्लियर पे, जो हमें एमओयू की अंडरस्टैंडिंग भी थी। लेकिन यहाँ पे उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम इस न्यूक्लियर डस्ट को वहाँ से निकालेंगे, और ईरान भी इस पर सपोर्ट कर रहा है। एसिड फ्रीज के हवाले से भी मुतजाद बयानात हैं दोनों की तरफ से। तो क्या वाकई पेशरफ्त हुई है या डेडलॉक्स हैं अभी भी उन इशूज़ पे बरकरार? आई थिंक उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो अमेरिकी सदर ट्रंप के बयानात हैं, उसको देखने की ये जरूरत है कि जो न्यूक्लियर डस्ट की वो बात कर रहे हैं या एनरिच्ड यूरेनियम है या एसिड्स फ्रीज करने से मुतालिक है, मेरा ख्याल है कि वो जो इशारा कर रहे हैं कि जो एक फाइनल जो डील होगी उसके अंदर ये चीज रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। जाहिर है कि इस एमओयू के अंदर इब्तदाई तौर पर तो वो चीजें रिफ्लेक्ट नहीं हो सकती, थोड़ा सा ये भी एक कंफ्यूजन है। असल में जो इब्तदाई जो डील है उसमें किस तरीके से आगे प्रोसीड करना है, ये बहुत अहम नुक्ता है। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात हो रही है, अगर आप इस हफ्ते की या जो शुरू में जो ब्रीफिंग की थी ईरान की वजारत खारजा ने, तो उसमें अगर आप देखें तो उन्होंने ये नहीं कहा कि वो इस पे टोल लगाना चाहते हैं, बल्कि वो ये कहते हैं कि एक नया मैनेजमेंट का जो सिस्टम लाया, और उस जो सिस्टम को जो मैनेज करेगा कोई उसमें जो ईरान की नेवी है या ईरान की फौज है वो इन्वॉल्व नहीं होगी। यानी कि वो जो ईरान है अपनी जो सॉवरेंटी है और जो उनके पास एक लेवरेज आई है उसको छोड़ना नहीं चाहता। अब इसमें इसके हवाले से जो बड़ा इशू है, कहा यह जा रहा है कि जो अभी तक मामलात हल नहीं हो पाए डिस्पाइट द फैक्ट कि ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग है, उसमें ईरान के अंदर भी जो कुछ हार्ड लाइनर्स हैं उनका ये ख्याल है कि दो इश्यूज, एक तो सबसे बड़ा इशू ये है कि क्या हम अमेरिकी सदर ट्रंप के ऊपर एतमाद कर सकते हैं। हो सकता है कि ये जो निगोशिएशंस वो कर रहे हैं ये एक कवर हो और कुछ अरसे के बाद दोबारा हमारे ऊपर हमला हो जाए, तो ऐसी सूरत में हमारे पास डिटेरेंस क्या है। तो उनका ये ख्याल है कि ये जो हाईली इनरिच्ड यूरेनियम है ये एक डिटेरेंस हो सकता है। दूसरा, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के उनको एक एडवांटेज मिला है उसके ऊपर उनको कंसेशन नहीं देनी चाहिए। तो वो जो एक एतमाद की कमी है, तो ईरान के अंदर जो हार्ड लाइनर्स हैं उनका ये ख्याल है कि इन दो इश्यूज के ऊपर हमें इस स्टेज के ऊपर कोई कंसेशन नहीं देनी चाहिए। और ये भी कहा जा रहा है कि एक रुकावट बन रही है जो अगर मामलात कहीं जाके फंस गए हैं, रुक गए हैं। सही। और कमर साहब, इसी हफ्ते हमने देखा एक और मामला सामने आया जब सडनली ट्रंप साहब ने कहा कि पहले ये जीसीसी कंट्रीज मुस्लिम ममालिक जो है इसराइल को तस्लीम करें, अब्राहम अकॉर्ड पे दस्तखत करें, इसके बाद जो है कोई डील हो सकेगी। ये मामला कहां से आया है? क्योंकि इससे पहले जितनी भी नेगोशिएशंस हुई हैं, इस बात को तो ईरान और अमेरिका जंगबंदी से जोड़ा ही नहीं जा रहा था कभी। देखिए, ये टिपिकल अमेरिकी सदर ट्रंप का स्टाइल है, और जैसे मैं आगाज में आपसे कह रहा था कि वो एक ऐसी डील करना चाहते हैं कि वो अपने जो नाकदीन है उनको भी बता सकें, अपने सपोर्टर्स को भी बता सकें कि एक तो इस जंग में जाने का फैसला उनका दुरुस्त था, हालांकि अब खुद अमेरिका से ये आवाजें उठ रही हैं कि ये कोई बिल्कुल दानिशमंदाना फैसला नहीं था। और दूसरा, जो भी वो डील करें तो कंपैरिजन हमेशा ओबामा के 2015 की डील के साथ होगा कि उससे उन्होंने बेहतर डील की है। तो इसमें उन्होंने आई थिंक एक नया एलिमेंट डालने की जरूर कोशिश की कि जी ईरान और अमेरिका की डील हो जाएगी तो उसके बाद ये जो अरब ममालिक है, पाकिस्तान का भी उन्होंने नाम ले लिया कि उन्हें अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनना चाहिए। मेरे ख्याल में ये शायद कुछ जो अरब ममालिक हैं मे बी फर्स्ट टर्म में और गाजा में जो कुछ हुआ उससे पहले में भी सोच रहे थे। अब तो ये बिल्कुल ही आई थिंक आउट ऑफ क्वेश्चन है, और उसको लिंक करना ईरान और अमेरिका की जंग के साथ और पीस डील के साथ
वो बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब ने तो कल रात गए, मेरे ख्याल में कोई हैरानकुन बात भी नहीं है, पाकिस्तान की पोजीशन वाज़ेह कर दी कि हम तो किसी भी ऐसे अकॉर्ड का, वो अब्राहम अकॉर्ड हो या कोई और इनिशिएटिव हो, कि जब तक फ़लस्तीन का मसला यूएन की करारदादों के मुताबिक और जो प्री 1967 बॉर्डर्स हैं, अल-कुद्स अल-शरीफ जो है फ्यूचर कैपिटल ऑफ फ़लस्तीन की जो रियासत है, उसके मुताबिक वो हल नहीं होता, तो हम इजराइल के हवाले से अपनी पॉलिसी तब्दील नहीं करेंगे। और शायद यही वजह है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपने उस स्टेटमेंट में ये भी कहा था कि उनका ख्याल है कि एक या दो ममालिक उनके लिए अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनना इतना आसान नहीं होगा। तो वो शायद इशारा पाकिस्तान की तरफ कर रहे थे, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल के अंदर आई डोंट थिंक सो पाकिस्तान के अलावा इवन सऊदी अरब या बाकी अरब ममालिक हैं, वो ये अफोर्ड कर सकते हैं कि वो इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना तो दूर की बात, इजराइल को तस्लीम करने की बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान यूसुफ हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।